यहाँ तो राजे भी चले गए, राणे भी चले गए, सब चले गए। बीजेपी के ज़रा सा दबाव में आकर अगर कोई भाग जाता है तो वो लीडर नहीं है, मैं कहूँगा वो तो डीलर हो गया ना। बगैर श्री राम के इलेक्शन लड़ते हैं क्या बीजेपी वाले? अटानमी करने वाले लोग अब जम्मू जम्मू करेंगे, कल को कुछ और करेंगे। ये तो वक्त और हालात के मुताबिक अपना नारा भी बदलते हैं और अपने रंग भी बदलते हैं। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, सब लोग जानते हैं। बीजेपी का एक नेता वो खुद वहां जो है वो पेश हुआ था और अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने लताड़ लगाई कि झूठे अगर कंप्लेंट लेके आया तो तेरे को अंदर ठोक देंगे हम। कि हर अपोजिशन पार्टी के नेता को दबाया जाएगा, आपको मैं बता दूं, उसको डराया भी जाएगा, उसको धमकाया भी जाएगा कि किसी ना किसी तरीके से वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता और हर आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी का मुकाबला कर सके। चौधरी लाल सिंह जी की बात करें तो लगातार उनके यहाँ पर उनके निवास स्थान की बात की जाए, प्रॉपर्टी की बात की जाए, उसको लेकर सीबीआई के छापे चल रहे हैं। पिछले साल भी उनके 10 ठिकानों पर सीबीआई द्वारा छापा मारा गया और अभी की बात की जाए तो कल की ही बात आई है कि उनके घर पर उनकी प्रॉपर्टी को लेकर अब उनकी पत्नी पर भी सीबीआई ने रेड की है कि उनकी पत्नी के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलीगल है और सीबीआई उस पर रेड कर रही है और इंक्वायरी लगातार उन पर चल रही है। इसी सब पर बात करने के लिए और कुछ और भी जम्मू कश्मीर के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उठ रहे हैं और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हर्षदेव जी। इन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। क्यों उन्हीं पर बार बार इस तरह की जो है कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो उनके द्वारा चौधरी लाल सिंह जी द्वारा इलीगल किया होगा, तभी तो सीबीआई उन पर रेड कर रही है, उनके घर पर रेड कर रही है। देखिए, उन्होंने गलत एक काम किया है जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला है। यहाँ जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। जब तक वो बीजेपी में थे तो बिल्कुल ठीक थे और उस वक्त तो ये तारीफ करते थे बीजेपी वाले कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मंत्री बनाया, हेल्थ का मंत्री बनाया, फॉरेस्ट का मंत्री बनाया और फिर एकाएक जब उन्होंने छोड़ दी वो पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से असहमति उन्होंने जताई कि कुछ एक इश्यूज़ के ऊपर भारतीय जनता ठीक नहीं कर रही है और पार्टी उन्होंने छोड़ी, तो एकाएक चौधरी लाल सिंह जी बहुत खराब हो गए, भ्रष्ट हो गए और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीबीआई से कम प्रोब नहीं होना चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और बड़े फैनफेयर के साथ उनको लिया था। तब भी उनकी उतनी प्रॉपर्टी जितनी आज की तारीख में है। जो ज़मीन की वो बात कर रहे हैं वो उस वक़्त भी थी, तो उस वक़्त क्यों नहीं हुआ? उस वक़्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? उनके भाई जो हैं, उनकी जो दुकानों को डिमोलिश किया गया पिछले वर्ष पहले, वो दुकानें ये कहा जा रहा है कि 20-25 साल पुरानी थी। अगर वो एनक्रोचमेंट है तो 20-25 साल तक क्यों रहने दी? उस वक्त अलाउ क्यों किया गया उनको दुकानें बनाने के लिए? उनकी वो कैसे उनके वो जो है स्कूल है कैसे बन गया या किस तरीके से उनका दुकानें बन गई और फिर वो सारा चलता रहा और जितनी देर तक बीजेपी में रहे उतनी देर तक सब ठीक है। लेकिन जब बीजेपी को आप अपोज करोगे, एक्सपोज करोगे, जब बीजेपी की धांधलियों को आप उजागर करोगे, बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करोगे, तो ये कहते हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वो खुद भ्रष्टाचारी है और सेंट्रल एजेंसीज को उनके पीछे आप लगा देंगे। सर, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। और जो बीजेपी में चला जाता है उसके गंगा स्नान हो जाते हैं, उसको सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात ये समझने वाली है सर। सीबीआई जो है वो किसी पार्टी की नहीं हो सकती है, फिर आप बीजेपी पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, बीजेपी को ये भी तो जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा सबूत होगा जिसके बिना पर ही वो इस तरह के रेड कर रहे होंगे। देखिए, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि सीबीआई क्या है और क्या नहीं है। हालांकि ये बात सारे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में क्या कहा है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए, वो समाज के लोगों के हित में कभी नहीं हो सकता है। और एक विच हंटिंग की जा रही है
लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ एजेंसीज को लगाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको अपने वश में किया जा सके, अपने साथ मिलाया जा सके या उनकी बोलती बंद करवाई जा सके। और ये यही कारण है। वरना मुझे बताइए आप कि क्या चौधरी लाल सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स का, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का वायलेशन किया, तो क्या सिर्फ चौधरी लाल सिंह ही एक ऐसे नेता है? मैंने इस बारे में पहले भी जिक्र भी किया है और बहुत सारे लोगों की निशानदेही भी की है, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की धज्जियां जिन लोगों ने उड़ाई है, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, सब लोग जानते हैं। सैकड़ों कनाल जमीन जो है उन लोगों ने दबाई हुई है, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। उनको नहीं पूछता है कोई, क्योंकि वो बीजेपी में हैं या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके से बैंक के स्कैम्स क्या कम है? अभी आरबीआई ने पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश की है, मैं राहुल आपको बताऊं कि शायद लोगों को जानकारी नहीं है जम्मू कश्मीर को कि कितना बैंक जम्मू कश्मीर में गबन हुए हैं, कितना बड़े पैमाने के ऊपर जो है घोटाले हुए हैं। रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है, जो बहुत ही सनसनीखेज है, कि 7711 करोड़ रुपए का एनपीएस डिक्लेयर हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर बैंक में, और उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। उनको कोई नहीं पूछता है, ये क्योंकि गंगा स्नान उनके हो गए। ये आपके पास अगर पूरा डाटा है, आप ये बता रहे हैं कि ये चीजें सामने आई है, तो फिर उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में है। मैंने आपसे कहा कि जो बीजेपी में है या बीजेपी में चला जाता है, उसके तो बैठे बिठाए राहुल जी गंगा स्नान हो जाते हैं, उसको हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात करता हूँ, आप भी बीजेपी में नहीं है, यानी कि आने वाले समय पर आप पर भी इस तरह के जो है आरोप लगाए जा सकते हैं, आपके घर में भी रेड हो सकती है। मेरे घर में मैं तो न्योता देता हूँ, आ जाओ मेरे घर से, आपको फटे हुए पजामे मिलेंगे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो ज़रूर आइए। लेकिन मेरे साथ उन्होंने सारी इंक्वायरियाँ की मेरी। अच्छा। विजिलेंस को भी लगाया, एसीबी को लगाया, कोई 300 इश्यूज़ के ऊपर मेरी इंक्वायरियाँ की। फिर कुछ नहीं जब हुआ तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मेरे साथ यही नेता इनके गए थे। अकाउंटेबिलिटी कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज होते हैं, और उन्होंने जजों ने लताड़ लगाई। बीजेपी का एक नेता वो खुद वहाँ जो है वो पेश हुआ था, और अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने लताड़ लगाई कि झूठे अगर कंप्लेंट लेके आया तो तेरे को अंदर ठोक देंगे हम। फिर उन्होंने मुझे धमकियां जान से मारने की देने की जो है वो बात कही कि जान से मार डालेंगे। उसकी वीडियोग्राफी मेरे पास है, जो बीजेपी नेताओं ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि लाशें इनकी बिछा देंगे, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी इनको दी, लेकिन कोई नहीं सुनता। और उन लोगों को आज भी शय दी जा रही है जो हमारे खिलाफ जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, उनको ये कहा जाता है कि अगर हर्षदेव को जान से भी मार दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये लोगों ने आश्वासन दिए हैं कुछ एक बदमाशों को, गुंडों को, जो होते हैं गुंडा एलिमेंट्स होते हैं, और इस बारे में भी हमने कंप्लेंट किया, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। और लाल सिंह को अब जो है जिस तरीके से वो प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत जो जगह है उसके ऊपर केस वो लगा रहे हैं, तो ये जो है किसी के ऊपर, अब देखिए बहुत सारे लोग तो डर के भाग रहे हैं बीजेपी में। मेरा यही सवाल आने वाला था कि जिस तरह से आप जो है, आप भी बीजेपी की पॉलिसीज़ को लेकर नाराज़ हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सेम जो है वो चौधरी लाल सिंह जी भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने तभी तो पार्टी छोड़ दी थी। अब वो लोग जो दो बड़े नेता, आप समझ रहे हैं मैं किनकी, देवेंद्र सिंह राणा और उनकी सलाथिया जी की बात कर रहा हूँ, वो भी उनके खिलाफ बोलते थे, तो फिर अब वो क्यों उन पार्टी में चले गए? क्या उनको उनकी पॉलिसीज़ अब सही लगने लग गई कि उनको लग रहा है कि वो भी जम्मू की बात कर रहे हैं और हम भी जम्मू की बात कर रहे हैं, इसलिए मिल जाते हैं? देखिए, ये तो वही बताएंगे, यहाँ तो राजे भी चले गए, राणे भी चले गए, सब चले गए। क्योंकि देखिए, आप पॉलिटिक्स से आप सब लोग जो है वो लंबे समय से बने हुए हैं, आप लोग ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ को आप समझते हैं कि वो नेता किस तरह से सोचता है और मैं किस तरह से सोचता हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा हो ना क्या सोच उनकी चली होगी कि उन्होंने दामन थाम लिया उनका। ये आपने उनसे अगर पूछा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा और लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने एकदम से भारतीय जनता पार्टी में छलांग क्यों लगाई है। ऐसा क्या हो गया कि जिस पार्टी की
वो हमेशा से नुक्ताचीनी करते थे, जिस पार्टी के लिए कहते थे कि यही ज़िम्मेदार है जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए, नौजवानों के साथ ज़्यादती करने के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट जो है उसको स्टॉल करने के लिए, लोगों के साथ धोखा करने के लिए, लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए, यकायक उनको क्या सूझा कि वो एकदम से जो है छलांग लगा गए बीजेपी में। और यही नेता नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि हर अपोजिशन पार्टी के नेता को दबाया जाएगा। आपको मैं बता दूं, उसको डराया भी जाएगा, उसको धमकाया भी जाएगा कि किसी न किसी तरीके से वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए। और पैंथर्स पार्टी में भी सेंध लगाई जा रही, बहुत सारे लोग डर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ, अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने बीजेपी के नेताओं को जो है ऐसी झाड़ लगाई कि आप अगर झूठा स्टेटमेंट इसके खिलाफ देंगे तो आपको अंदर ठोकेंगे। अब मुझे बताया कि अब अकाउंटेबिलिटी कमीशन के ऊपर या तो इंटरपोल को ये भेजें आप कि अब हर्षदेव को किसी न किसी तरीके से आप अंदर ठोको या इसका कुछ करो, या फिर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अमेरिका में, वो भी सुना है कि बहुत एक्टिव है और इंक्वायरीज करने में, या उसको दे दें। तो यहाँ के जो अदारे हैं अब उनसे इन्होंने सारा कुछ पूछवा लिया है, इंक्वायरी करवा ली है। और मेरे घर से मैंने जैसे आपको बताया कि फटे हुए पजामों के अलावा और अभी तक इनको कुछ बरामद नहीं हुआ है। और मैं लड़ूंगा, हर्षदेव लड़ेगा। मेरा सर जब तक मेरी गर्दन के ऊपर है तब तक मैं लड़ूंगा। जब कट कर नीचे गिर जाएगा तब भी शायद ये हिलेगा और उस वक्त भी कोशिश करेगा इन बेईमानों को जहन्नुम में अपने से पहले मैं पहुंचा दूं। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में जिस तरह से उनके घर पर लगातार रेड जो है वो सीबीआई की पड़ रही है, वापस वो बीजेपी में चले जाएंगे और आपको भी न्योता आ जाएगा कि चलिए आप भी चले जाते हैं, सब बीजेपी में ही शामिल हो जाए? किसको न्योता आ जाएगा? आपको। मैं आपसे जो कह रहा हूं शायद आप सुन नहीं रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई तब तक रहेगी जब तक जान में जान है। इन बेईमानों में ये सभी जितने भी अपोजिशन के पार्टी के लीडर हैं वो कहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वो दबाने की कोशिश करते हैं, वो तो हर्षदेव को दबा के भी देख लिया, डरा के भी देख लिया, धमका के भी देख लिया, प्रलोभन दे के भी देख लिया। मुझे भी कहते थे कि आपको जो है वो सबसे बड़ा ओहदा देंगे, दिल्ली में ओहदा देंगे, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ओहदा देंगे। लेकिन हर आदमी बिकाऊ नहीं होता और हर आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी का मुकाबला कर सके। लेकिन हमें ना ये लोग डरा सकते हैं ना धमका सकते हैं। तो अगर चौधरी लाल सिंह जी चले गए अब इस दबाव में, अगर वो चले गए, कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट जो है चेंज हो गया, क्योंकि अगर दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको बुलाने की कोशिश है कि वापस ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको नहीं, वो मिले थे मेरे से और उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि वो किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे और अभी भी वो खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आज भी मुकाबला कर रहे हैं आज, जबकि उनके परिवार को भी जो है उसके को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी गंदी सरकार है ये जैसी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसको जवाब मिलेगा इस सरकार को, और लोग, जनता जवाब देगी कि आप किस तरीके से अपनी पद का, पोजीशन का और अपनी सरकार का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ। जिस तरीके से आज नौजवानों के साथ व्यवहार हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात समझने की है राहुल, कि जिस तरीके से ये अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से तमाम नौजवान कौनों को सड़कों के ऊपर बिठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जूते तक पॉलिश उनसे करवाने के लिए मजबूर उनको कर दिया, लड़के लड़कियों को। कैसे कोई सोच सकता है भारतीय जनता पार्टी में जाने का? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो जा रहे हैं। लेकिन सर, और डेवलपमेंट जो है वो खत्म हो गई, एलोकेशन ऑफ फंड्स में हमारा हिस्सा खत्म हो गया, लूटपाट का धंधा है, भ्रष्टाचार ये लोग खुलेआम कर रहे हैं और खुद कहते हैं कि भाषण देने के बाद, ऐलान करने के बाद, आश्वासन देने के बाद उसको जुमला करार देते हैं। लोगों के अंदर एक भारी रोष है आज की तारीख में, उसके बावजूद भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो उसको बहुत सारे सवालों का जवाब जनता को देना पड़ेगा। सर,
महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस की बात की जाए, वो घर का सामान है वो महंगाई में बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, हर चीज़ जो है वो आम जनता के नज़दीक नहीं उससे दूर चलती चली जा रही है। लेकिन अपोजिशन की बात की जाए तो वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वो भी वीक नज़र आ रहा है। आपने कहा कि इनको आने वाला समय जवाब देगा, जवाब कैसे देगा जब अपोजिशन ही वीक है? देखिए, अपोजिशन तो पैंथर पार्टी डट के पिछले 7 सालों से कर रही है और करती रहेगी। हम 7 सालों में एक दिन भी नहीं बैठे जिस दिन हमने पब्लिक के मुद्दे ना उबारे हों। नौजवानों के मुद्दे पैंथर्स पार्टी उभारती रही है, किसानों के मुद्दे पैंथर्स पार्टी उभारती, मजदूरों के मुद्दे पैंथर्स पार्टी उभारती रही है, मुलाजमीन के मुद्दे पैंथर्स पार्टी उभार, ट्रेडर्स के मुद्दे पैंथर्स पार्टी उभारती रही है। और कोई ऐसा इशू नहीं है जो पैंथर्स पार्टी ने नहीं उभारा हो। इस लड़ाई को पाए तकमील तक पैंथर्स पार्टी ले जाएगी और किसी भी कीमत पे ये सुनिश्चित करेगी आने वाले वक्त में कि इन नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, ट्रेडर्स को इंसाफ मिले। और इंसाफ आज की तारीख में अगर कोई दे सकता है तो वो पैंथर्स पार्टी देगी। ये हमने अपोजिशन में भी साबित किया और हुकूमत में भी साबित किया। जब मैं अकेला एमएलए था, अकेला मिनिस्टर था, तब भी वायद एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगाए हुए एसएसए टीचर्स को पक्का किया गया। आज तक 70-72 वर्षों के इतिहास में किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल को जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगा हो पक्का नहीं किया गया। उस वक्त मेरे साथ भी बहुत सारे ऑफिसर जो थे वो कहते थे ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने उनको एक बात बताई थी, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। पक्का मैं करूंगा और मैंने करके दिखाया। और बहुत सारे ऐसे और भी इनिशिएटिव्स हमने लिए जिसका जिक्र हिंदुस्तान नहीं बाहर के मुल्कों में भी हुआ कि हर्षदेव ने जो रिफॉर्म्स एजुकेशन में लाए हैं उसकी हर तरफ तारीफ हुई थी। और अर्जुन सिंह जी ने उस वक्त कहा था कि तमाम हिंदुस्तान में सारी स्टेट्स में हर्षदेव ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दी है एजुकेशन सेक्टर में। पैंथर्स पार्टी कर सकती है, पैंथर्स पार्टी में कैपेसिटी है, पैंथर्स पार्टी को में विल है और क्षमता है पैंथर्स पार्टी में, और पैंथर्स पार्टी में समझ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये पता नहीं कहाँ से जो पंच बनने के काबिल नहीं थे, उनको अगर आप मिनिस्टर बना देंगे तो वो आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि जनता को इंसाफ मिल सकता है। देखिए, आपने कहा कि आपने खुद ही कहा कि पैंथर्स पार्टी में वो क्षमता है, लेकिन मैं आपकी बात पर ये कहता हूं कि आपने कहा हम 7 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। जी। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जनता का साथ उस तरीके से आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर आपको साथ जनता का मिला होगा, जब तक जनता आपके साथ नहीं मिलेगी तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ बन रहे हैं। जनता क्यों नहीं साथ जुड़ रही? देखिए, हम लोगों को जात के नाम पर नहीं लड़ाते हैं, धर्म और मजहब की सियासत नहीं करते हैं, झूठ की सियासत नहीं करते हैं, फ्रेब की सियासत नहीं करते हैं। ये आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये आप भी जानते हैं कि कौन कर रहा है सियासत, मजहब धर्म की और फासिस्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक नफरत का माहौल बनाकर रखा हुआ है और धर्म को ले आते हैं, बगैर श्री राम के इलेक्शन लड़ते हैं क्या बीजेपी वाले? जब आपको श्री राम जी को जो भगवान हैं उनको ज़मीन पर उतारना पड़े इलेक्शन लड़ाने के लिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि इनके पल्ले क्या है। तो आप भी तो ये हथियार चुन सकते हैं कि चलिए हम भी हथियार उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी उन लोग जुड़ जाएंगे, हम भी श्री राम बोल लेते हैं। क्या ऐसी बात करते हैं? श्री राम को पूजते हैं हम, श्री राम को इलेक्शन में नहीं उतारते हैं हम, उनका सियासी फायदा नहीं लेते हैं हम लोगों को ये कहते हैं कि आप जागृत हो जाइए, और एक ना एक दिन लोग जरूर जागृत होंगे। ये आप देखेंगे जब लोग काम के ऊपर और आदमी की जो क्षमता है उसको देखकर, अब आदमी की कैपेसिटी को देखकर वोट देंगे। ये धर्म की राजनीति ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। मेरा और सवाल है, आपके ही एक बड़े नेता कुछ समय पहले आपका दामन छोड़ के चले गए, आप समझ रहे हैं, मैं मनकोटिया जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से आपकी पार्टी से भी लोग निकल रहे हैं कि अकेले आप कहीं आप ही ना रह जाए, ना जनता साथ में रहेगी या जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी साथ ना रहे? अगर हर्षदेव अकेला भी रह जाएगा तब भी जनता के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और लड़ता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हर एक में मैंने आपको कहा हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की, क्योंकि डरते भी हैं लोग और
कुछ लालच में भी आ जाते तो हैं। आपको लगता है ये दो ही लोग हैं, चौधरी लाल सिंह जी और हर्षदेव जी ही है जो लड़ पाएंगे और आगे तक लड़ते रहेंगे और कोई आपका साथ देने देखिए, हम सोचते हैं, हम बाकियों को कह रहे हैं कि आइए आगे क्योंकि आइए जुड़ने की जरूरत है और अगर इस आपको लगता लड़ाई है। में शामिल हो जाइए ताकि लोगों की हम बात कर सके। अरे झट जो डर कर भारतीय जनता पार्टी के कदमों में नतमस्तक हो जाता है, वो क्या नेतागिरी करेगा, मैं पूछना चाहता हूं। क्या वो नेता है? वो नेता नहीं हो सकता। वो नेता नहीं हो सकता जो एक छोटी सी धमकी भारतीय जनता पार्टी की देने के ऊपर डर कर सहम कर उनके कदमों में गिर जाए। आप क्या लोगों की नुमाइंदगी करेंगे जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? जिन पार्टियों ने आपको बनाया, पैंथर पार्टी में भी हमने एमएलए बनाए, पैंथर पार्टी ने इन लोगों को नाम दिया, इनको नेम फेम दिया, और बीजेपी के ज़रा सा दबाव में आकर अगर कोई भाग जाता है तो वो लीडर नहीं है, मैं कहूँगा वो तो डीलर हो गया ना, वो लीडर नहीं हो सकता। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो खड़े रहिए अपने पाँव के ऊपर, क्योंकि अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं कहीं बेहतर है। और लास्ट में आखिर में अगर, क्योंकि अभी डिलिमिशन प्रोसेस जो है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन का है वो भी समय अनाउंस कर दिया जाए, तो किस तरह से पैंथर पार्टी आगे चलेगी? बिल्कुल, डिलिमिटेशन जो है वो होती है, उसके बाद पैंथर्स पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगी बाकायदा। लेकिन डिलिमिटेशन को भी डिले किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। उनका काम तो वैसे ही चल रहा है, उनका प्रॉक्सी रूल तो वैसे ही चल रहा है। उनके भेजे हुए नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ सरकार चला रहे हैं और उनकी मन मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। कायदा कानून को यहाँ कोई परवाह नहीं करते बीजेपी वाले, जो उनके दिल में आता है वही किया जाता है, जो वो सोचते हैं वही किया जाता है। और इस तरीके से लोगों को डरा कर धमका कर जो है वो अपने निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव को आप ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकते क्योंकि ये संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। जमहूरी निज़ाम को बहाल करना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर असेंबली रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी गच्चा दिखा रही है, ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसलिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस को भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कब्जे में कर लिया हुआ है वो देश के हित में नहीं हो सकता, वो लोगों के हित में नहीं हो सकता कभी भी। और इस बारे में देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर सोच विचार करना होगा। जाते जाते कुछ शब्दों में कि हर नारा जो है वो बीजेपी ने ले लिया। आपने कहा कि श्री राम के नारे लगाते हैं, ये नाते, अब नया नारा आया है जम्मू जम्मू का, वो भी उनके पास चला गया। आप कौन सा नारा लेकर आएंगे? ये जो अभी ये जो लोग नारे दे रहे हैं ना, इनको लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अटानमी करने वाले लोग अब जम्मू जम्मू करेंगे, कल को कुछ और करेंगे। ये तो वक्त और हालात के मुताबिक अपना नारा भी बदलते हैं और अपने रंग भी बदलते हैं। ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इनके नारों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। हम लोग हैं जो एक स्टैंड पे आज कायम हैं। अरे इन लोगों ने, जिनने 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, 5 पार्टियां बदलने वाले लोग भी हैं जो जम्मू जम्मू आज कर रहे हैं। इनका क्या भरोसा आप करेंगे? हम जहाँ से शुरू हुए थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं। और कितने लोग हैं जम्मू में जो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे वो, चाहे समा गलत भी आया, कभी कभी वक्त साथ नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और हम हमेशा खड़े रहे, ना डरे, ना धमकियों से डरे, ना प्रलोभनों से डरे, और आज भी वहीं खड़े हैं। जम्मू के लोगों को ये भी देखना होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने पाँव के ऊपर खड़े रहे हैं और रह सकते हैं, और कौन से वो लोग हैं जो गिरगिट की तरह लगातार रंग बदल रहे हैं। ये फैसला जम्मू की आवाम के ऊपर हम छोड़ते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और सीधे तौर पर हर्षदेव जी का यही कहना था कि जो जितने भी लीडर हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं से उनको धमकाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि या तो वो
राजनीति छोड़ दें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए, जिस तरह से देखा जाए कि चौधरी लाल सिंह जी के यहाँ लगातार सीबीआई की रेड हो रही है। और ये भी इन्होंने कहा कि डीलर नहीं लीडर बनिए, इस वक्त लीडर्स की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि लगातार जो मैं हूँ उसी तरीके से आगे भी चलता रहूँगा, अभी तक लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा, चाहे कोई साथ दे नहीं दे, लेकिन हर्षदेव लड़ता रहेगा जनता के लिए। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है जो हर्षदेव जी ने कहा है। दीजिए इजाज़त, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।